नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानियों के सफरनामे में। तो चलिए सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 5। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया था तैयार होने में। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा बोली, पागल हो गए हो क्या? ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक कर रखी थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दे डाली, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं है बाबा को, यह आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है मांग लीजिए गंगा माँ से। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नई होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ उठाकर गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की थी। वह बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सब देती आ रही हैं। उधर बाबा यह सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़ाका साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी, क्या खास तनसुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पतंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मग्न हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीर दास का है ना? नजीर अकबराबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें इस लड़के में सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई थी। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतरकर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचान पाना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के
हजारों मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब तक भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या, ऐसे कोई पैसे थोड़ी उड़ाता है, इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ, बोला तो नहीं बताना। अरे ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ चलो। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब सारे पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फोटो आए, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवॉइड ना कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं? हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक भी किताब पूरी नहीं कर पाई हूँ। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा। बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं बोल सकती। चित्रा और सुदीप ठहाका मारकर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास से होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियां भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों में मिलता रहेगा वैसे। हाँ पक्का, तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया ना होता तो शायद वह यह सवाल कभी ना पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। साथ रोना, साथ हंसने से ज्यादा बड़ी बात है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास टाइम होगा इतना? मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? नहीं, मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर थोड़ा रुकी और कुछ सोचा और फिर कहा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास हो तो कॉल कर लेना। तुम उदास होगी तो तुम क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बहुत बिजी रहते हो, मैं परेशान नहीं करूंगी तुम्हें। ये वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वो इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल के होने की जल्दी थी? यह वो पल था जिसमें सुदीप को एक बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? यह घटिया सी तसल्ली
कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूं। शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी न जाने क्यों अकेला रह जाता है। प्यार की कहानियां इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो न हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलें? चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना भी। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल की दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार? उससे भी ज्यादा खराब प्लान है। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सके। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश होंगे या बहुत ज्यादा उदास, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना हो ही ना पाए। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। वैसे फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूंगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होता हुआ चला जाऊं। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चले गए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 घाट से साथ जाते हुए देखा था। पिज्जेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30 बजे बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वहीं सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो बताना, अगर तुम दिल्ली आना तो मिलना, अगर तुम किताब खत्म करना तो बताना, और अगर तुम शेयर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक के बीच में ही दोनों में काफी दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या ना बोले। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ न कुछ बोलना था। बातें होते होते रुक जाती थी, कहीं पहुंच ही नहीं रही थी। चित्रा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वो वहीं कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही थी। लाइन में जब बस 2-3 लोग बचे थे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट छोड़ ही रही हो तो मुंबई चलो साथ में। मुंबई आकर क्या करूंगी, थोड़ा रो लेना। फिर कभी आऊंगी, चित्रा ने सुदीप की शर्ट से धागे को हटाते हुए कहा। फिर कभी नहीं आता, सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया। वह सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई, फिर कभी जल्दी आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहां उसने 10 अक्टूबर 2010 की तारीख डाली थी वहां पर उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011। बस 1 साल बाद मिलते हैं। इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छूकर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में चली गई। उसने फ्लाइट में जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है
अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए, दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतज़ार था। मुझे भी चित्रा और सुदीप के मिलने का उतना ही इंतज़ार है जितना कि आप सबको। कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें कहानियों के सफ़रनामे में।